नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। एक ऐसे देश में जहां विरासत में मिलने वाली संपत्ति को लेकर विवाद कम नहीं होते, कोर्ट में मुकदमों की भरमार रहती है, परिवार में आपस में ढेर सारा तनाव बार बार से होता रहता है, भाई बहन को संपत्ति के मामले में इग्नोर कर देता है, परिवार तक टूट जाते हैं। इसीलिए एक ऐसे देश में ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की बात को लेकर, विरासत को लेकर, संपत्ति को लेकर स्पष्टता हो। लेकिन वो कब होगा वो तो आगे पता लगेगा। जरूरी है कि इस ऐन लोकसभा चुनाव में विरासत से जुड़ी संपत्ति का मुद्दा राजनीति में जरूर छा गया है, तो सबका ध्यान इस ओर अब खिंचा हुआ है। इन दिनों ये मुद्दा हर चुनावी रैली में गर्म हो चुका है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस का ही कोई नेता या विचारक इस पर कोई टिप्पणी कर दे तो बीजेपी को बैठे बिठाए एक मसाला मिल जाएगा। कुछ ऐसा ही कांग्रेस के विचारक रहे सैम पित्रोदा के एक बयान को लेकर हो गया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने अमेरिका में एक सवाल के जवाब में इस सिलसिले में एक अमेरिकी कानून की तारीफ कर दी, जहां किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 45% उसके परिवार को मिलता है और बाकी का 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। सैम पित्रोदा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सलाहकार रहे हैं और उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बहुत करीबी मित्रों में से एक है। ऐसे में सैम पित्रोदा के इस बयान को बीजेपी ने कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा बता दिया है। इस मुद्दे की सियासत को समझेंगे आगे, लेकिन पहले सैम पित्रोदा का वो पूरा बयान देख लेते हैं जिस वजह से आज दिन भर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रही। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it, which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. तो जो लोग नहीं जानते हैं सैम पित्रोदा के बारे में, उनको मैं बताना चाहूँगा। सैम पित्रोदा कोई आम आदमी नहीं है, वो एक टेक्नोक्रेट हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खास सलाहकारों में से एक रहे। भारत में टेलीकॉम पॉलिसी को लेकर जो क्रांति आई, उसके पीछे सैम पित्रोदा की बड़ी भूमिका बताई जाती है और कांग्रेस को कई मामलों में वो सलाह देते रहते हैं। गांधी परिवार के वो बहुत करीबी माने जाते हैं। सैम पित्रोदा के इस बयान ने बीजेपी को एक ऐसा बारूद दे दिया है जिसने पिछले कई दिन से वो कांग्रेस के घोषणा पत्र के कुछ वादों के नाम पर सुलगाने की कोशिश कर रही थी। उनके बयान के बाद दिल्ली में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का विरोध किया और उसे देश की संस्कृति पर हमला भी बता दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र लोगों की संपत्ति को छीनने की साजिश है। यहां तक कि महिलाओं के गहनों को भी छीनकर अल्पसंख्यकों के बीच बांटने की साजिश चल रही है। उनके इस विरोध की भूमिका पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों ने बना ही दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी अपनी रैलियों में यह मुद्दा पूरे जोर शोर के साथ उठाया। आरोप लगाया कि कांग्रेस का यही मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस एक्सरे कराने वाली, एक्सरे मालूम है ना, उनके नेता बोल रहे एक्सरे करेंगे और आपके लॉकर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे, आपके घर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे। अगर माताओं बहनों ने थोड़ी पूंजी बचाई होगी और अनाज के डिब्बे में रखती हैं तो एक्सरे करके वो भी खोज के निकालेंगे। लॉकर में रखे आपके गहने हो, महिलाओं का मंगलसूत्र हो, कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी और फिर कहती है हम इसे छीन लेंगे।
आपसे ये सब कुछ छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक को देना चाहती है। सैम पित्रोदा के बयान के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस ने खुद को उनके बयान से किनारे कर लिया और इसे उनका निजी बयान करार दे दिया। लेकिन तब तक नुकसान तो जो होना था कांग्रेस का वो हो चुका था। बीजेपी के हमले और कांग्रेस के जवाबी हमले तेज हो चुके थे। लगभग हर बड़ा नेता इस बयानबाजी का हिस्सा बनने के लिए आतुर दिखाई दिया। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। How can there is a constitution and constitution never allows to do this, and we don't have any intention. Why you are putting his ideas in our mouth? Why you are propagating? He is just for votes. He is playing all this game. देखिए, कांग्रेस की सोच एक तो देश को टुकड़े टुकड़ों में देखने की, और दूसरा खुद तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन आपके परिवार के खून पसीने की कमाई को भी वसूली टैक्स लगाकर, वसूली टैक्स, ये इनहेरिटेंस टैक्स नहीं, इसको मैं वसूली टैक्स कहूंगा कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है, वैसे ही आपकी मौत के बाद भी वसूली टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का सोच रही है। इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी, और जो मुद्दे हैं और जो बातें पित्रोदा जी ने कहा है उसको एक सनसनीखेज तरीके से कहा जा रहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो पित्रोदा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बहुत खतरनाक इरादे देश के अंदर अब जन जन के घर के अंदर तक पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किस प्रकार की चीजों के लिए, किस भावना से प्रेरित है, बहुत साफ हो गया, विदेशी मानसिकता से प्रेरित, जिसको भारत की विरासत से नफरत है, वो भारतीयों की विरासत पर गिद्ध दृष्टि डालकर बैठे। जान के साथ आपकी जान और माल दोनों खतरे में पड़ने की गारंटी, ये गारंटी कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र से साफ कर दी। देखिए, चुनाव जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का, मतलब उसको, और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, डराने की कोशिश हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये सब जो शुरू हुआ है फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आज दिन भर ये वार चलता रहा। सैम पित्रोदा ने अपनी ये राय अमेरिका के शिकागो में बोली और हंगामा भारत की सियासत में तेज हुआ। इसे देखते हुए कांग्रेस को उलझन में फंसा देख सैम पित्रोदा ने इस मामले पर अपनी सफाई भी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निजी तौर पर मैंने अमेरिका में विरासत टैक्स पर जो कहा
उसे गोदी मीडिया ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री के झूठ से ध्यान बटाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मंगलसूत्र और सोना छीनने पर प्रधानमंत्री की टिप्पणियां अवास्तविक है। मैंने टीवी पर सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका में अमेरिकी विरासत टैक्स का जिक्र किया था। क्या मैं तथ्यों का जिक्र नहीं कर सकता? मैंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच कांग्रेस ने उल्टा इस मामले में बीजेपी को ही घेरने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि बीजेपी ही इनहेरिटेंस टैक्स लाना चाहती थी। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक ट्वीट में ऐसे कई तथ्यों का जिक्र किया है। जयराम रमेश ने लिखा, तथ्य 1, 2014 में तब के वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वो विरासत टैक्स को लाना चाहते हैं। तथ्य 2, 2017 में रिपोर्ट आई कि मोदी सरकार विरासत टैक्स को फिर लाने की कोशिश कर रही है। तथ्य 3, 2018 में तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पश्चिमी देशों में अस्पतालों, विश्वविद्यालयों को बड़ी निधि देने में विरासत टैक्स की तारीफ की। तथ्य 4, ऐसे समाचार रिपोर्ट आई कि मोदी सरकार 2019 के केंद्रीय बजट में विरासत टैक्स को लागू करेगी। जयराम रमेश ने इसके साथ ही एक और ट्वीट किया जिसमें कहा कि विरासत कर को लागू करने की कांग्रेस की कोई योजना नहीं है और राजीव गांधी सरकार ने 1985 में ही स्टेट ड्यूटी को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार में पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का एक पुराना बयान भी ट्वीट किया और कहा कि जयंत सिन्हा ने अमेरिका की तरह 55% विरासत कर के पक्ष में 15 मिनट तक जोरदार बहस की थी। Which is why we need estate taxes, so that we take away at least 50 or 55% of the advantage that dynastic business people already have right now. So it's about leveling the playing field and creating opportunity. By the way, taxes in the US and elsewhere, you said I've spent a lot of time in America and I have. I can tell you, estate taxes are 55% there. अब सवाल यह है कि यह पूरा मामला कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए किस वादे से शुरू हुआ। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र कह रही है, कि पहले ही अध्याय में देश में आर्थिक और आय की असमानता को दूर करने की बात की है। आर्थिक तौर पर कमजोर तबकों के कल्याण और सरकार की जमीन और संसाधनों के आवंटन की बात कांग्रेस करती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी भारत की आबादी में 70% हिस्सेदारी रखते हैं, लेकिन शीर्ष पदों और कारोबार में उनकी भागीदारी काफी कम है। सत्ता में आने पर कांग्रेस राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना करवाएगी। इससे जातियों, उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक हालत का पता लग जाएगा। इस जनगणना की जानकारियों के आधार पर उचित कदम उठाए जाएंगे। राहुल गांधी ने इसी सेंसस को एक्सरे बताया और कहा कि वो मानते हैं कि ये नीति निर्माण में बहुत मदद करेगी। प्रधानमंत्री अपने बयानों में इस एक्सरे शब्द का काफी आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भी कहा गया कि अल्पसंख्यकों को आर्थिक तौर पर मजबूत करना देश की पूरी क्षमता हासिल करने के लिए जरूरी है। ये सुनिश्चित करेंगे कि बैंक अल्पसंख्यकों को बिना भेदभाव कर्ज मुहैया करवाए। सत्ता मिलने पर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी, स्किल और खेल के क्षेत्र में सभी को वाजिब हिस्सेदारी मिले। तो बात कहां से शुरू हुई और कहां तक इस चुनावी फिजा में पहुंच गई है। इस सियासी तूफान में कांग्रेस को घेरने के लिए सत्ता पक्ष की रणनीति दिन पर दिन आक्रामक होती जा रही है और अब बात इनहेरिटेंस टैक्स तक पहुंच गई है, यानी विरासत कर। विरासत, खासतौर पर संपत्ति की विरासत की बात जब भी होती है तो भारत के हर परिवार में कान खड़े हो जाते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स भारत में नहीं लगता, लेकिन अमेरिका समेत कुछ देशों में लगता है, जो आइडिया सैम पित्रोदा को अच्छा भी लगा। इस पूरे विवाद पर हमने संवैधानिक मामलों के जानकार फैजान मुस्तफा की राय जानी और पूछा कि आखिरकार ये विरासत टैक्स का क्या मामला है और राजनीति में इसको क्यों तूल दिया जा रहा है। भारत में 1953 में स्टेट ड्यूटी का लॉ बनाया गया।
इसके अलग अलग स्लैब थे। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख रुपए है तो 7.5% था। 20 लाख है अगर आपकी वैल्यू, तो 85% तक उस पर टैक्स लग जा रहा था। लेकिन 1985 के आते आते वीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, राजीव गांधी जो थे वो प्रधानमंत्री थे, और आपको मालूम है कि राजीव गांधी और सैम पिट्रोडा बहुत अच्छे मित्र भी रहे और साथ में काम भी किया। तो ये राजीव गांधी की सरकार को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये नोट किया कि इसमें टोटल कलेक्शन 1984-85 में 20 करोड़ हुआ था और कलेक्ट करने में 20 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च हुए थे। इसलिए इस टैक्स को राजीव गांधी ने एबॉलिश किया। लेकिन याद रखिए कि विश्व के कई देशों में यह टैक्स मौजूद है। जापान में 55% है, साउथ कोरिया में 50% है, फ्रांस में 45% है, यूके और यूएसए में 40% है। और अजीब बात यह है कि 2013 में चिदम्बरम जी ने यह प्रस्ताव रखा था। फिर जब 2014 में मोदी सरकार बन गई तो जयंत सिन्हा ने यह प्रस्ताव रखा। अरुण जेटली ने इस प्रस्ताव को कंसीडर करने का प्रस्ताव 2018 में किया। 2017 में ऐसी रिपोर्ट आई कि इस तरह का कोई प्रस्ताव रखा जाए। लेकिन मैं आज आपको ये चाहता हूं कि इनहेरिटेंस का लॉ देश में क्या रहा उसके सिलसिले में बताऊं। तो आप ये सोचिए कि हमने बहुत दिन तक औरतों को इनहेरिटेंस में कोई हिस्सा ही नहीं दिया। हमने विधवाओं को बहुत दिनों तक प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया। और फिर यह झगड़ा हुआ कि हिंदू समाज में, खास तौर से अपर कास्ट में, जो लोग पढ़ लिख जाते थे और उनकी प्रॉपर्टी जो वो एक्वायर करते थे पढ़ने के बाद, कोई नौकरी कर ली या कोई ट्रेड या बिजनेस कर लिया, वो प्रॉपर्टी भी हिंदू जॉइंट फैमिली का हिस्सा बन जाती थी और बाकी को पार्टनर में बंटती थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक लॉ हिंदू इलीट ने पास कराया 1930 में, हिंदू गेन ऑफ लर्निंग एक्ट। इसका पूरा मकसद यह था कि अगर किसी ने पढ़ाई करके, और फिर उसको बड़ा वाइडली डिफाइन किया सेक्शन 2C ने कि पढ़ाई का मीनिंग क्या है, तो उन्होंने कहा साहब एलिमेंट्री एजुकेशन भी है इसमें, और टेक्निकल भी है, और साइंटिफिक भी है, और स्पेशल भी है, और जर्नल भी है। और इस पढ़ाई के नतीजे में किसी ने अगर ट्रेड किया या इंडस्ट्री की या कोई प्रोफेशन किया, तो उसको जो प्रॉपर्टी बनेगी वो हिंदू जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं होगी, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। और यही कंसेप्ट बाद में जाकर हिंदू सक्सेशन एक्ट का हिस्सा बन गया। और हिंदू जॉइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी, पैतृक प्रॉपर्टी और जायदाद होगी, उसका बंटवारा तो होगा को-पार्टनर्स में। और आपको मालूम है कि को-पार्टनर्स जो थे हिंदू लॉ के तहत, वो सब मर्द हो सकते थे। उसमें आप सोचिए कि बेटी को-पार्टनर मनमोहन सिंह की सरकार बनाएगी जाके 2005 में, और उसमें लॉ में क्लैरिटी कि ये लॉ कब से लागू होगा, कैसे लागू होगा, वो 2020 में कोविड के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा का, जो आजकल राष्ट्रीय मानव आयोग के चेयरमैन हैं, उनके जजमेंट से क्लैरिटी आई। हिंदू सक्सेशन एक्ट ने 1955 में यह कर दिया कि साहब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो होगी, जो एक आदमी ने अपनी पढ़ाई से, वही गेन्स, हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट के तहत, वो प्रॉपर्टी जो है वो बेटा और बेटी में बराबर से बटेगी। लेकिन याद रखिए कि इस लॉ ने भी ये प्रावधान किया कि कोई भी मरने वाला अपनी वसीयत से अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है। और आज 70-75 साल बाद जब आप हिंदू सक्सेशन एक्ट को देखते हैं, तो देश में जो हिंदू औरतों की प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, वो जिस प्रोपोर्शन में होनी चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने वसीयत के कानून का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी अपनी पूरी बेटों को दे दी। मुस्लिम लॉ में ऑन द अदर हैंड आप जानते हैं कि पहले दिन से
बेटी का शेयर आधा है, लेकिन ये आधा उनको मिलता रहा। अब क्या सिचुएशन है कि जो लैंड लॉज बनेंगे, और ये देश की स्वतंत्रता के बाद बन रहे हैं, जमींदारी एबॉलिशन करने के बाद बन रहे हैं, संविधान बनने के बाद बन रहे हैं, इन लैंड लॉज में मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि हमने औरतों को हिस्सा नहीं दिया ज्यादातर लॉज में, और जब हिस्सा दिया तो जो एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बनाया जिसमें इनहेरिटेंस ऑपरेट करेगा, उसमें बेटा ऊपर रख दिया, यानी बेटा मौजूद है तो बेटी को नहीं मिलेगा। फिर अभी जब उस लॉज में कुछ कुछ हमने परिवर्तन किए हैं तो बेटियों में डिस्टिंक्शन कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि कल मेरे पास प्रयागराज से एक फोन आया जिसमें एक लड़की जो कि तहसीलदार है, उसने अपनी बहनों को पढ़ाया है, उनका खर्चा उठाया है, और उसकी शादी हो चुकी, उसके बाप की कोविड में डेथ हो गई। अब लॉ में क्योंकि डिस्टिंक्शन आपने कर दिया, अनमैरिड बेटी पहले ले लेगी और मैरिड बेटी को बाद में मिलेगा, तो अनमैरिड बेटियों ने सारी प्रॉपर्टी ले ली। मैं समझता हूं कि इनहेरिटेंस लॉ में काफी डाइवर्सिटी रही है। और आइए अब बात करते हैं एक और अहम खबर की, एक और अहम मुद्दे की। भारत में अक्सर ये सवाल उठता रहा है कि हम विज्ञान के विषयों को अपनी भाषाओं में पढ़ाने पर जोर क्यों नहीं देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि आपको अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी में पढ़ने पढ़ाने पर ज़्यादा जोर आपको दिखाई देता है। ऐसा कहते वक्त हम अक्सर ये तर्क देते हैं कि जापान, कोरिया, चीन, रूस, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे दुनिया के तमाम देश अपनी मातृभाषा में विज्ञान और अन्य तकनीक विषयों को पढ़ाते हैं, और उनके तेज़ी से आगे बढ़ने के पीछे वो एक बहुत बड़ी वजह भी है। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। हमारे देश में कई प्रतिभाएं ऐसी होती हैं जिन्हें अगर किसी विषय को उनकी ही मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो वो उस विषय में कमाल कर सकते हैं। लेकिन भारत में अंग्रेजी माध्यम का ऐसा जाल बिछ चुका है कि ऐसी कोई भी कोशिश दम तोड़ने लगती है शुरुआत होने के पहले ही। लेकिन 2020 में लागू नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसका हल निकालने की कोशिश की है। इसमें छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। इसी के तहत AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने 11 स्थानीय भाषाओं में BTech प्रोग्राम शुरू किया। ये भाषाएं हैं हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बांग्ला, असमिया, पंजाबी और उड़िया। इसके तहत साल 2021-22 में 18 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1140 सीटें रखी गई। इन 18 कॉलेजों में से 3 सरकारी और 15 प्राइवेट कॉलेज थे, और सरकार की ये कोशिश अब रंग लाती दिखाई दे रही है। स्थानीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने गति पकड़ ली है। AICTE के मुताबिक यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में स्थानीय भाषा में इंजीनियरिंग के कोर्सेज में दाखिले बढ़ रहे हैं। शुरू में 2021-22 में 80% सीटें खाली रह गई थी, लेकिन अब वो बढ़ने लगी हैं। 2022-23 में सिर्फ 53% सीटें ही खाली हैं। 3 साल पहले ये योजना शुरू होने से लेकर अब तक देश के 22 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2580 छात्रों ने स्थानीय भाषाओं में BTech की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया है। इन 22 कॉलेजों में से 4 सरकारी और 18 प्राइवेट हैं। हालांकि देश में इंजीनियरिंग की कुल 25 लाख सीटों के सामने ये आंकड़ा बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन यह अनुभव आने वाले समय में काफ़ी खास साबित हो सकता है जब आप अपनी मातृभाषा में अपनी एक प्रोफेशनल डिग्री को हासिल करेंगे। खास तौर पर उन छात्रों के लिए ये कोशिश काफ़ी फायदा दे सकती है जो हिंदी बेल्ट के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश बोर्ड से जुड़े रहे हैं और अंग्रेजी बोलने में उनको तकलीफ है, जहां पर पढ़ाई हिंदी माध्यम से ज़्यादा की जाती है, या फिर भारत के अन्य राज्यों में भी जहां बच्चों की शुरुआती स्कूली शिक्षा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बांग्ला जैसे स्थानीय भाषाओं में होती है। वहाँ के बच्चे खुद को सबसे बेहतर तरीके से अपनी भाषा में ही व्यक्त कर सकते हैं और उसमें कई बात को सबसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इनमें ग्रामीण परिवेश के छात्र सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अपनी भाषा में इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी विषय पढ़ाने का अनुभव कैसा है,
ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों और हिंदी में पढ़ा रहे शिक्षकों से ये खास बातचीत आपके लिए की है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने अब तकनीकी शिक्षा भी क्षेत्रीय भाषाओं में लागू कर दिया है। 2021-22 से इसको लागू किया है और अब तक जो है वो 8 क्षेत्रीय भाषाएं में जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें एक हिंदी भी है। ये पहले आप बताओ कि आप जो है जो अभी हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई है, ये किस तरीके से फ़ायदेमंद है? देखिए, क्षेत्रीय भाषा क्या है, जब हम अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो क्षेत्रीय भाषा में करते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी भाषी होते हैं और हिंदी भाषा में अपनी प्राथमिक शिक्षा, उससे ऊपर की शिक्षा वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद जब हम जानते हैं अपनी क्या कहते हैं स्नातक परीक्षाओं में, तो हमने देखा है कि नॉर्मल बीएससी है, जो ग्रेजुएशन कैसे स्नातक होता है, परास्नातक है, ये इंग्लिश माध्यम है। जैसे कि अब बहुत विद्यार्थी होंगे जो अपने हिंदी भाषी होंगे और स्नातक उसी भाषा में करेंगे। अच्छा, आप ये बताओ कि एक चीज़ ये भी कई सारे स्टूडेंट से हमारी बात हुई कि जैसे इसमें कई सारे टर्मिनोलॉजी हैं, रोटेशन है, उसको हिंदी में करने में कुछ दिक्कत आती है, अनुवाद पूरे करने में। भारत में लगभग 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, तो वो 52 करोड़ लोग अगर अपनी मातृभाषा हिंदी में ही शिक्षा ग्रहण करें तो सोचिए हमारे भारत का स्तर कहां से कहां पहुंच सकता है। हम खुद चाहकर एक शुरुआत करें, एक कहीं ना कहीं से इस समस्या का समाधान जरूरी है। अच्छा, और अगर एक ओवरऑल बात किया जाए तो क्या कौन से वर्ग के सबसे ज़्यादा बच्चे हिंदी के उसमें दाखिला लेते हैं? देखिए, अधिकतर जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनको ज़्यादा इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं कि वो हिंदी भाषी से आते हैं और अचानक कॉलेज में आने पर जिस तरह चकाचौंध और ये सब है। हालांकि हमारे शारदा विश्वविद्यालय को थोड़ा दिक्कतें हैं कि हमारा ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, विदेश के काफ़ी बच्चे हैं, तो प्लेसमेंट उनको विदेश में, लेकिन हमारे देश में भी इतने संसाधन है और इतने अपॉर्चुनिटी है कि उनको नौकरी के लिए बाहर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं आएगी अगर बिल्कुल, हमारे देश में इतने संसाधन है, इतने कंपनियां हैं, हमारे देश के लोग हैं तो मूलतः हिंदी भाषी है अधिकतर जो खास कर, तो उनको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। थोड़ा मेहनत जरूर है क्योंकि पढ़ना अपने आप में सबसे ज़्यादा चैलेंज तो पढ़ना है, और पढ़ने के लिए जब संसाधन नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। एक और छात्र से बात करते हैं। अच्छा, हमने देखा कि साइंस की बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी हैं, रोटेशन है, साउथ क्लॉक है, इस तरीके की, तो कैसे उसका हिंदी में तो बड़ा मुश्किल होता होगा समझने में। जो ऐसी टर्म्स होती है उनका हिंदी अनुवाद तो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, नॉर्मली बड़ा होता है काफ़ी ज़्यादा और समझने में दिक्कत आता है। मगर हम इन टर्म्स को जो है अगर इंग्लिश में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसे कंप्यूटर साइंस अगर हम कोई कोडिंग पढ़ रहे हैं वो तो हमें फिर उसी लैंग्वेज में पढ़नी हो, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, हमें उसी को ही पढ़ना पड़ेगा, उसको हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये अगर जैसे इन्हें हिंदी में भी समझाया जाएगा और वैसा आएगा तो बच्चों को जल्दी कैप्चर भी होगा कि हाँ इस टर्म का ये मतलब होता है। लेकिन अगर उन्हें टर्म्स तो यही यूज़ करनी पड़ेंगी इंटरव्यूज़ में, प्लेसमेंट्स में और कहीं पे भी अगर वो यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी लैंग्वेज वगैरह सीखते हैं, C++, पाइथन वगैरह। अपनी भाषा में तकनीकी शिक्षा देना कितना अच्छा प्रयोग है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं IIT कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल। प्रोफेसर साहब, मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि नई शिक्षा नीति के बाद एक अच्छी बात ये देखने में आई है कि बीटेक जैसे टेक्निकल कोर्सेज में भी अंग्रेजी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ने वालों की तादाद बढ़ी है। भविष्य के हिसाब से इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दुनिया में जितने भी बड़े विकसित देश हैं उनकी सब जगह पर उनकी इंजीनियरिंग की जो ट्रेनिंग होती है वो उनकी अपनी मातृभाषा में होती है। भारत ही केवल एक ऐसा देश है जहां पर हम लोग अंग्रेजी को नेसेसरली फोर्स करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में। यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो टेक्निकल कोर्सेज हैं, भाषा सिर्फ एक माध्यम है। अगर आप अपनी मातृभाषा में टेक्निकल चीजें सीख रहे हैं, आप इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, तो आपका एब्जॉर्प्शन और आपका एग्जीक्यूशन वो बहुत बेहतर होता है, बजाय इसके कि कोई आप ऐसी भाषा में सीखें जिसमें आप बहुत प्रवीण नहीं हैं। तो इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं में जो इंजीनियर ट्रेन होंगे उनके टेक्निकल स्किल डेफिनेटली उन लोगों से बेहतर होंगे जो अंग्रेजी में ये सीखते हैं और जिनकी मातृभाषा नहीं। तो ये एक बात है जिसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और AICTE और भारत सरकार इन्होंने ये सोचा है कि भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की एजुकेशन कराई जाए।
ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है और इसको बिल्कुल इस चीज से कंफ्यूज ना किया जाए कि ये हिंदी में इंजीनियरिंग कराने की बात हो। ये सारी भारतीय भाषाओं की बात है और इसमें लगभग 13 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग के लिए बुक्स छपवाई गई हैं, एजुकेशन मटेरियल AICTE के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। और मुझे लगता है कि पिछले 70 साल में जब से हमें आजादी मिली है, शिक्षा के क्षेत्र में ये सबसे आमूलचूल परिवर्तन करने वाला एक कदम है जो हमारी भारत सरकार ने उठाया है। IIT कानपुर में आपका अनुभव प्रोफेसर साहब क्या कहता है? देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। क्या आपको लगता है कि हिंदी माध्यम से आए कई प्रतिभाशाली छात्र टेक्नोलॉजी की पढ़ाई अंग्रेजी में होने के कारण पिछड़ जाते थे? ना केवल सिर्फ IIT कानपुर में बल्कि लगभग सारे IITs में हमारे देखने में ये आया है कि जो छात्र प्रतिभाशाली हैं और रूरल बैकग्राउंड से आते हैं या एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग तबके से आते हैं या लोअर स्ट्राटा इन टर्म्स ऑफ इनकम उस सेक्शन से जो आते हैं, उनको अंग्रेजी में चीजों को पढ़ने में समझने में काफी दिक्कतें आती हैं। पहले तो IIT का जो माहौल है वही अलग होता है और ऊपर से जो प्रोफेसर साहब अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं वो समझ ना पाए, तो उसकी वजह से उनको यहाँ पर एडजस्ट करने की में काफी दिक्कत होती है। और इसका नतीजा ये होता है कि प्रथम वर्ष के आते आते बहुत सारे लोग जो है टर्मिनेशन लिस्ट में आ जाते हैं, उनको वार्निंग पर आ जाते हैं। और उसका जो एक मूल कारण रहता है वो उनको लेक्चर्स जो है भारतीय भाषाओं में ना होने की वजह से और सिर्फ अंग्रेजी में होने की वजह से उनकी ये दशा होती है। तो डेफिनेटली अगर हम जब ये कह रहे हैं कि भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, उसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो टर्मिनोलॉजी है उसको भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाए। जैसे वेलोसिटी है, आप उसको वेलोसिटी बताइए, एक्सेलरेशन है उसको एक्सेलरेशन ही बताइए। हर एक शब्द को, जो टेक्निकल शब्द हैं, उनको भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ इस सरल भाषा में पढ़ाया जाए जिससे वो बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आए। उसके लिए जो भी भाषा लगती है वो पढ़ाई जाए। तो इससे क्या होगा कि उसका टेक्निकल स्किल अच्छा होगा और उसकी एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी होगी, उसकी ग्रास्प अच्छी होगी। और हमको ये भी समझना होगा कि जो भारतीय भाषाओं का जो ये मिशन है भारत सरकार का, ये बिल्कुल भी अंग्रेजी विरोधी नहीं है। इसमें अंग्रेजी विरोध बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसमें साथ के साथ ये भी करने की जरूरत है कि फर्स्ट ईयर से लेकर के 4th ईयर तक उनके अंग्रेजी के स्किल्स भी इंप्रूव किए जाएं, जिससे जब तक वो बच्चा 4th ईयर में आए उसके अंग्रेजी के स्किल्स उतने ही अच्छे हों जितना अंग्रेजी भाषा में पढ़ने वाले लोगों के हों, और उसके तकनीकी स्किल्स एक्चुअली उनसे ज्यादा अच्छे हों। तो उसका नतीजा ये होगा कि हम लोग बेहतर क्वालिटी के इंजीनियर्स पैदा कर पाएंगे और वो ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जाकर के सर्वाइव कर सकते हैं। उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी जो भारतीय अंग्रेजी में पढ़ने वाले छात्र हैं उनसे ज्यादा अच्छी होगी। तो ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम है जो भारत सरकार ने उठाया है और बहुत अच्छा कदम। आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं में तकनीकी कोर्स करने को लेकर युवाओं में रुचि तेजी से बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? भारतीय भाषाओं में प्रोफेसर साहब वैज्ञानिक शब्दों के विकल्पों को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं। क्या आपको लगता है कि आगे इसका कोई समाधान होगा? मुझे लगता है कि इसको ना प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में रखने की जरूरत है। अभी तक भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है लोगों। जैसे कि लोग ये समझते हैं कि भारतीय भाषाओं में करने का मतलब है कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भारतीय भाषाओं में पढ़ाएंगे लेकिन अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे और जब तक आप आखिरी में 4th ईयर में आएंगे तब तक आपके स्किल्स काफी अच्छे अंग्रेजी में भी किए जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी भी आपकी अच्छी होगी। और देखिए, जब बच्चा समझता है इंजीनियरिंग को, टेक्नोलॉजी को, तो ऐसा बच्चा जो है आपके एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्यूबेशन, इन सब की तरफ भी प्रेरित होगा। उसकी समझ अच्छी होगी, वो अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएगा और इससे एक देश में उद्यमिता को भी काफी प्रसार और प्रसार मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है जो भी बच्चे भारतीय भाषाओं में पढ़ाई करेंगे वो अपने क्षेत्र के, अपने देश के विकास की दिशा में काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो बच्चे आ रहे हैं अंग्रेजी माध्यम से, वो सिर्फ 10% जनसंख्या है भारत की, उसी से आ रहे हैं। अगर हम भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं तो ये जो तबका है 90% लोगों का, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, गांव का बच्चा, इन सब से भी प्रतिभा निकल के बाहर आएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। गांव का बच्चा ऐसा नहीं है कि उसकी प्रतिभा IQ लेवल जो है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे से कम होता है, सिर्फ उसको अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। और हमें लगता है कि ये जो भारतीय भाषाओं में जो शिक्षा शुरू होगी,
इससे जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत बढ़ेंगी। और इसी दिशा में मेरा मानना यह है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस इस देश में कैपेसिटी क्रिएट हुई है, लाखों की संख्या में, 40 लाख लगभग सीट है इस देश में, जिसमें से बहुत सारी खाली रहती हैं क्योंकि आपको स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन आप अगर भारतीय भाषाओं में शिफ्ट करते हैं और उसको ढंग से पढ़ाते हैं तो उससे आपको स्टूडेंट्स मिलने में भी उम्मीद होगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी आपका अच्छा होगा और एक देश की आप बहुत बेहतर तरीके से सेवा कर पाएंगे। सीएए और एनआरसी के खिलाफ एक दौर में लंबा आंदोलन चला। इस बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में एनआरसी का मुद्दा हटा दिया है, लेकिन सीएए के बाद एनआरसी लागू होने का डर ऐसा है कि मुस्लिम जमात के लोग अपने कागजात की गड़बड़ियां दूर कराने में जुट गए हैं। मुंबई से हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की ये रिपोर्ट देखिए। इमरान अंसारी 40 साल से मुंबई में हैं। इसके पहले अपनी नागरिकता साबित करने वाले कागजात दुरुस्त करने का ख्याल नहीं आया, लेकिन अब नागपाड़ा में जाने माने वकील नदीम सिद्दीकी के दफ्तर में कागजात सुधरवाने पहुंचे हैं। 120 वर्ग फुट के इस दफ्तर में रोज करीब 200 लोग इस काम के लिए आ रहे हैं। अंदेशा है कि सीएए लागू होने के बाद कहीं एनआरसी न लागू हो जाए। लोगों को अपने नेताओं से भी शिकायत है। सब नेताओं ने क्या किए, रोड पे बैठ गए, वो करे, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि तुम डॉक्यूमेंट सही कराओ। किसी ने नहीं बताया आज तक कि वो तो यहाँ से अवेयर हुआ 2021 से मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन का काम चालू हुआ, नहीं तो सब लोगों ने सिर्फ भीड़ दिखाई कि ऐसा हो जाएगा, भाई डर का बिजनेस चालू कर दिए थे। मगर यहाँ पे ऐसा है कि नहीं, डरने का नहीं, हम खुद हिंदुस्तानी नागरिक है, हमारे पास सब कुछ है। हमारे माँ बाप 95 के इलेक्शन दिए हैं, यहीं पढ़े हैं, यहीं पे पैदा हुए, तो ऐसा कुछ डर नहीं। इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स अब एक जैसा करो, आपके माँ बाप के डॉक्यूमेंट्स करो तो आपको कोई निकाल नहीं सकता है। जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में डर कायम है, इसलिए सालों से गड़बड़ कागजात अब ठीक कराने की ठानी है। एनआरसी वाले जो भी है आएंगे कभी तो वो भी देखेंगे भाई इनका सही है कि नहीं डॉक्यूमेंट। बाद में वो कुछ बोले तो इससे अच्छा हम पहले से करके लग लें, उनको भी हैरान नहीं होंगे वो लोग भी। हाँ, डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो वो लोग भी बोले हाँ भाई सही है, तो फिर ये करा के सही करा के लाओ, वो करा के लाओ, ये मिस्टेक आपका, इसके लिए पहले से देख लिया तो हमारे घरवाली के नाम में मेरा तो सही है लेकिन मेरे घरवाली के नाम में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके लिए मैं ऐसा करा नहीं पाया। मैं राबिया अंसारी वाशीनाका चेंबूर से आई हूँ। क्या ज़रूरत पड़ी आने की? वही वो सीएए एनआरसी कभी लागू ना हो जाए तो इसलिए एकदम डर लगा रहता है। उससे पहले सब हो जाए तो अच्छा है ना, भगाने के लिए और क्या करें, नया तरकीब निकाल ले इसके लिए तो डर लगता है। और हम लोग का दादा के टाइम के कोई प्रूफ है ही नहीं, वो भी मतलब मुंबई के ही है लेकिन उनका कोई है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट है। हाँ, सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट है, क्योंकि पहले इतना इम्पोर्टेंट था नहीं ये सब। हमारी जो छोटी मोटी तंजीमें ऐसी इनके जैसी वो इस फील्ड में लगी हुई है और लोगों को कह रही है कि अपने अपने डॉक्यूमेंट में अलर्ट रखो, ताकि फ्यूचर है, अभी हमारा ज़िंदगी दौर गुजर गया, अभी बच्चे हैं, इसके बाद की पीढ़ी को उसको बहुत स्ट्रगल करना है। मुंबई के जाने माने वकील नदीम सिद्दीकी करीब 40,000 लोगों के कागजातों में तब्दीलियां करवा चुके हैं। ऐसे 5 रजिस्टर भर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमको सरकार की नीयत में भरोसा नहीं, कहीं ना कहीं डर है कि जैसे सीए आ गया है तो कल को एनआरसी भी आ सकता है, तो इससे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट नहीं कर लें। आज से तकरीबन 2020 की बात है, जब पहली बार मैंने अपने डॉक्यूमेंट देखा, पहले हर आदमी को लगता है मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे भी लगता था। जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट देखा तो मेरे डॉक्यूमेंट में छोटी छोटी माइनर में पहले की में उसको कनेक्ट करने में मुझ जैसे एडवोकेट को 2.5 से 3 महीने लग गए। तब मैंने सोचा कि मेरी आवाम तो बेचारी जाहिल है, उनको पता ही नहीं करना क्या है, तब हमने छोटा सा ये कॉन्टेंट शुरू किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू हुआ है। लोगों को लग रहा है कि अगर एनआरसी लागू हुई तो मुसलमान प्रभावित होंगे, क्योंकि जो गैर मुस्लिम एनआरसी में शामिल नहीं होंगे उन्हें सीएए से राहत मिल जाएगी, जबकि मुसलमानों को दस्तावेज पेश करके अपनी नागरिकता का सबूत देना होगा। लेकिन मुंबई के मुस्लिम अपने कागजात दुरुस्त करवा रहे हैं कि कभी अगर एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनने लगे तो वो इससे बाहर न रहें। आर्थिक राजधानी मुंबई के नागपाड़ा में दिख रही अब ये तस्वीर मिसाल और जागरूकता के तौर पर पेश की जा रही है कि लोग डर के माहौल का हिस्सा न बने और उपलब्ध कागजात में मौजूदा गड़बड़ियों को जल्द सुधारें। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।